तो आज हम लोग पढ़ने वाले ऑप्टिक्स एंड आई। तो उससे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखने के लिए हमें बेसिकली तीन चीज चाहिए, है ना। पहला चीज है प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर एनवायरनमेंट पे हमारा आई अच्छा है, हमारा ब्रेन अच्छा है, फिर भी हम देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अगर लाइट का एब्सेंस है, तो अगर इसी रूम पे हम लोग लाइट बंद कर देंगे तो विजिबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो प्रेजेंस ऑफ लाइट जरूरी है। सेकंड, आई का स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए एंड उसका जो फंक्शन वो प्रॉपरली होना चाहिए। एंड थर्ड विल बी ब्रेन, क्योंकि आई एक रिसेप्टर है हु इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन एंड सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, एंड ब्रेन विल प्रोसेस द विजन। सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि एज अ ऑप्टोमेट्रिस्ट और एज अ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हम लोग देखेंगे कि क्योंकि हम लोग सारा चीज लाइट को लेके हम लोग करने वाले हैं, तो हमें प्रॉपर्टी ऑफ लाइट जानना जरूरी है। न्यूटन जो ग्रेटेस्ट अमंग द ग्रेट थे, उन्होंने बोल के गए थे लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल। लाइट क्या है? लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल। एंड डच फिजिसिस्ट क्रिश्चियन हाइगेन ने बोल के गए थे लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेव। सो नाउ दो कॉन्सेप्ट आ गया। एक साइंटिस्ट जो न्यूटन ने बोल के गया था लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ द पार्टिकल, एंड सेकेंड साइंटिस्ट जो हाइगेन क्रिश्चियन हाइगेन था, उन्होंने बोला लाइट इज अ कलेक्शन ऑफ द वेव। नाउ अभी भी सेम क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं कि लाइट तो फिर किस चीज से बना है? वेव से ऐसा बना हुआ है कि पार्टिकल जैसा? तो इसका आंसर द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने देखे गया इन 1905 दैट लाइट इज हैविंग डुअल नेचर। व्हाट आर द डुअल नेचर? वन इज पार्टिकल नेचर, अनदर इज वेव नेचर। वेव नेचर। और लाइट का स्पीड कितना होता है? लाइट का स्पीड इन वैक्यूम विल बी 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। सो इन वैक्यूम लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा? अगर डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा तो फिर लाइट का स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। डेंसिटी डिक्रीज हो जाने से स्पीड बढ़ जाएगा। तो हम लोग ऑलवेज कॉरेस्पॉन्डेंट करेंगे कि वैक्यूम में कितना लाइट का स्पीड है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में। व्हाट आर द फेनोमेना ऑफ लाइट? हम लोग ये सब इन डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग, ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस मतलब होता है कोई भी, अगर मान के चलिए कोई भी एक वेव है ना, एक वेव है, एक वेव है, वेव का जो टॉप वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं मैक्सिमा। इसको क्या बोलते हैं? मैक्सिमा। और वेव का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं मिनिमा। इसको बोलते हैं मिनिमा। अगर कोई दो वेव का, वेव मैक्सिमा एंड मिनिमा कॉरेस्पॉन्डेंट विद ईच अदर, अगर एक साथ कॉरेस्पॉन्डेंट कर रहा है, मान के चलो इस एक वेव ए है और एक वेव बी कैसा है? ऐसा है, कॉरेस्पॉन्डेंट कर रहा है, एक साथ चल रहा है, लग रहा है। तो ये दोनों अगर कॉरेस्पॉन्डेंट कर रहा है, उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? दिस टू विल मीट ईच अदर एंड क्या बनाएगा? एक पूरा बड़ा सा एक वेव बनाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब दोनों वेव का फेस डिफरेंस ऑपोजिट होने की वजह से क्या हो रहा था? दोनों साथ मिलने के बाद जाके कॉन्स्ट्रक्टिव चीज बन रहा था। इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इसका मैक्सिमा के साथ अगर मान के चलो, मैक्सिमा के साथ अगर मान के चलो मिनिमा मैच कर रहा है, मान के चलो ऐसा वेव है, ऑपोजिट वेव, समझ पा रहे हो? ऐसा अगर वेव है तो फिर क्या होगा? ये ऑपोजिट हो जाएगा। तो देन ये दोनों वेव जैसा है, ये कैंसिल आउट होके एक सिंगल लाइन बनेगा। तो डिस्ट्रैक्शन हुआ इसमें, इसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? लेजर इंफ्रोमेट्री जो होता है, विजुअल एक्यूटी चेक करने के लिए, विजुअल पोटेंशियल चेक करने के लिए, इसको बोलते हैं पैम, है ना। उस चीज के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इंटरफेरेंस यूज करते हैं। एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग जो होता है वो डिस्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड करता है। ओसीटी भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के ऊपर बेस्ड करके बनता है। ठीक है। ये क्लिनिकल एप्लीकेशन हम लोगों ने इंटरफेरेंस के लिए पढ़ लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें, दैट इज अ पोलराइजेशन। अभी पोलराइजेशन क्या होता है? अभी लाइट आ रहा है सन रे से, है ना, एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सन रे से लाइट आ रहा है, कोई भी डायरेक्शन पे आ सकता है, कोई भी डायरेक्शन पे आ रहा है लाइट। अब इस लाइट जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके पड़ेगा, यहाँ पे मान के चलो एक तो आपका आई है ना,
उस आई के ऊपर जाके जब लाइट पड़ेगा तो फिर क्या होगा, एक टोटल बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट आ जा रहा है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम पे, हम लोग अमाउंट ऑफ लाइट को डिक्रीज करने के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर मेरिडियन का लाइट को हम लोग अलाउ कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं हम लोग बेसिकली। इस चीज को बोलते हैं पोलराइजेशन। जब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट आ रहा है बट हम लोग एक ही डायरेक्शन ऑफ लाइट पे अलाउ कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो उसमें दो एक्सिस होता है, एक पोलराइजेशन एक्सिस होता है, एक ट्रांसमिशन एक्सिस। ट्रांसमिशन मतलब जिसके थ्रू पास कर रहा है, और पोलराइजेशन मतलब इसको कट आउट कर दे रहा है। ठीक है, इसके ऊपर बेस करके क्या बन रहा है, ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट लाइक अनवांटेड रिफ्लेक्शन को बंद करने के लिए जो प्रेजेंट रहता है तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, जैसे स्लिट लैंप पे प्रेजेंट रहता है। पोलराइजिंग चार्ट रहता है मैलिंगरिंग पेशेंट को टेस्ट करने के लिए, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मान के चलो एक बुक है ना, एक बुक में आर लिखा हुआ है और एल लिखा हुआ है। ठीक है, अभी एक पोलराइजिंग फिल्टर है, एक पोलराइजिंग चश्मा है मान के चलो, जिसका राइट साइड से क्या दिखाई देगा, आर दिखाई देगा, और लेफ्ट साइड से क्या दिखाई देगा, एल दिखाई देगा। अगर पेशेंट मान के चलो बोल रहा है कि मेरे को लेफ्ट ऐसे नहीं दिख रहा है, पेशेंट को ये वाला चश्मा पहना दिए, फिर पेशेंट को पूछे कि यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ो, अब पेशेंट को तो समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा आई में दिख रहा है। पेशेंट ने अगर आर और एल दोनों पढ़ गया तब समझ में आ जाएगा अपने को पेशेंट झूठ बोल रहा था। ठीक है, तो जो प्रेजेंस ऑफ मैलिंगरिंग है हम लोग इस चीज से चेक कर सकते हैं। 3D पिक्चर वगैरह हम लोग देख सकते हैं, जिसके लिए हम लोग स्टीरियोस्कोपिक विजन चेक करते हैं, स्टीरियो एक्यूटी जिसको बोलते हैं। जैसे रैन डॉट होता है, उसके बाद टिटमस फ्लाई होता है, ये सब चीज पोलराइजेशन के ऊपर बेस करके बना जाता है। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट इन लेंस, इसके लिए भी चेक करते हैं। मेजरमेंट ऑफ द थिकनेस ऑफ रेटिनल नर्व फाइबर लेयर, हमारा रेटिना में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, हम इन फर्दर वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट रेटिना का जो नर्व फाइबर लेयर होता है उसका जो थिकनेस होता है हम लोग पोलराइजेशन के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। अच्छा, ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ लाइट ट्रांसमिट करे, मतलब एक मीडियम टू और अनदर मीडियम कितना अमाउंट ऑफ लाइट निकल के जा पा रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। व्हेन लाइट फॉल्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट इट मे बी ट्रांसमिटेड। एक लाइट आया है ना, इसमें क्या हो जा रहा है, ब्लैक स्ट्रक्चर, तो क्या किया, उसको पूरा का पूरा लाइट को ही एब्जॉर्ब कर लिया है ना। ट्रांसमिशन में क्या कर रहा था, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रख रहा था और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जा दे रहा था। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। रिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, आया उसके बाद रिफ्लेक्टेड होके अनदर सरफेस पे हो जाया। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये जो एब्जॉर्प्शन रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ लाइट दैट इज एब्जॉर्ब बाय अ मैटर। मान के चलो एक व्हाइट स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होगा, जितना भी लाइट आएगा पूरा रिफ्लेक्ट कर दे रहा होगा, इसके वजह से उसका जो कलर है व्हाइट है। बट ब्लैक में क्या हो रहा है, ऑल अमाउंट ऑफ लाइट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, है ना। इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्कैटरिंग पे। स्कैटरिंग मतलब क्या होता है, जब लाइट आ रहा था हम लोग सुनते हैं कि बहुत ज्यादा, मतलब वो आंख के ऊपर रोशनी ज्यादा आ गया तो क्या हो गया, स्कैटर हो गया बहुत ज्यादा लाइट। स्कैटर मतलब बहुत ज्यादा साइड में उसको रिफ्लेक्शन हो जाना। ठीक है, ऐसे मान के चलो लाइट रे सन से आ रहा है और सन के आने के बाद क्या हो जा रहा है, वो डिफरेंट पार्टिकल में जो रहता है हमारा एनवायरमेंट में, डिफरेंट पार्टिकल उसका साइड वाइज वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ना। उसके थ्रू क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट होने की वजह से स्कैटर हो जा रहा है। सो द स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑकर्स एट इरेगुलरिटीज इन द लाइट पाथ। अगर लाइट का पाथ में सन से अगर मान के चलो आ रहा है लाइट और आके अर्थ में आके गिर रहा है, ठीक है, कहाँ गिर रहा है, अर्थ में, एंड उसके मिडिल में वैक्यूम है, तो फिर क्या होगा, देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन, नो स्कैटरिंग, कुछ भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वैक्यूम है उस मीडिया में। बट इसमें क्या हो जा रहा है, क्योंकि इस मीडिया में मिडिल में डिफरेंट पार्टिकल से, कौन सा पार्टिकल से, डस्ट पार्टिकल है, तो डस्ट पार्टिकल की वजह से क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। इसी चीज की वजह से स्कैटरिंग, जिसकी वजह से हमारा जो स्काई का जो कलर है वो ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या है, द रेड लाइट इन द स्कैटर्ड एट द लीस्ट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ। क्यों, हम लोगों को पता है जो सिग्नल होता है, सिग्नल का कलर क्या होता है, रेड कलर का होता है। क्यों रेड कलर का होता है, क्योंकि रेड लाइट स्कैटर कम होता है। क्यों, रेड लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो लंबा होता है
ऑपोजिट वे में अगर कोई ब्लू लाइट है उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसका वेवलेंथ शॉर्टर होगा, उसका वेवलेंथ, समझ में आ रहा है। तो जितना ज्यादा वेवलेंथ बड़ा होगा उसका क्या होगा, स्कैटरिंग कम होगा, जितना छोटा वेवलेंथ होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। कॉर्नियल हेज ड्यू टू स्कैटरिंग, कॉर्निया में हम लोग जब हेजिस का स्ट्रक्चर देखते हैं उस किसकी वजह से हो सकता है, स्कैटरिंग की वजह से। ग्रेइश अपीयरेंस ऑफ द कैटरेक्ट जो दिखता है वो भी स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। फ्लेयर्स एक्वस में, एक्वस मतलब हमारा आई का अंदर में एक स्ट्रक्चर है, जेली जैसा एक स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, है ना। ये लेंस के पीछे वाला रहता है विट्रियस ह्यूमर, इससे पहले वाला रहता है तुम्हारा एक्वस ह्यूमर। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, जब कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है आई के अंदर में तब उसमें सेल्स फ्लेयर्स दिखता है, तो ये सेल्स और फ्लेयर्स में स्कैटरिंग की वजह से दिखता है। ग्लेयर व्हिच आल्सो डिक्रीज कॉन्ट्रास्ट, मतलब ग्लेयर क्या करता है, अगर बहुत ज्यादा लाइट हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट मतलब ब्लैक एंड व्हाइट का जो डिफरेंस है उसको रिड्यूस कर देगा, ठीक है। रेट्रो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेट्रो रिफ्लेक्शन होता है, इस डायग्राम से हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसा एपर्ट है 90 डिग्री पे आया, लाइट रेज ऑपोजिट गया एंड ऑपोजिट तरीके से गया, हम लोग देखते होंगे कभी कभी फोटो खींचते तो हमारा दोनों आई रेड कलर का आता है। अगर किसी का रेड दोनों आई नहीं आ रहा तो हमें समझ में आना चाहिए कि दूसरे आंख में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ल्यूकोकोरिया बोलते हैं, जिसका मतलब होता है व्हाइट रिफ्लेक्स, व्हाइट रिफ्लेक्स बोला जाता है जिसको, ठीक है। व्हाइट रिफ्लेक्स मतलब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, इसमें कोई रिफ्लेक्स नहीं दिखाई दे रहा है बट इसमें एक व्हाइट कलर का रिफ्लेक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैट आई रिफ्लेक्स। सीइंग अ ड्यू ड्रॉप ऑन द ग्रास, मतलब कोई भी चीज के ऊपर में अगर तुम्हें, मतलब ग्रास के ऊपर में अगर कोई पानी का बूंद जैसा दिखाई दे रहा है वो भी रेट्रो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है। ब्रूकनर रिफ्लेक्स मतलब हम लोग डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप से थोड़ा सा 1 मीटर डिस्टेंस में हम लोग उसको पकड़ के फिर देख सकते हैं उसको। ग्लोइंग सिग्नल्स ऑन रोड, है ना, रोड के ऊपर में जो ग्लोइंग सिग्नल दिखता है ये ड्यू टू रेट्रो रिफ्लेक्शन दिखता है। ल्यूकोकोरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग साइन हो सकता है, मतलब कोई बच्चे में तुम्हें अगर ल्यूकोकोरिया दिखा दैट कैन बी ड्यू टू 2 मेजर रीजन। 1 रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है, रेटिनोब्लास्टोमा मतलब उसका आई का जो रेटिना है उसमें ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। और सेकेंड हो सकता है कैटरैक्ट, कैटरैक्ट मतलब वो बचपन से उस आई में उसको, तो उसका जो लेंस है उसमें खराब हो जाए, उसमें मोतियाबिंद हो चुका है, ठीक है। ये 2 रीजन के वजह से हो सकता है। अभी हम लोग पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एकदम बेसिक चीज है, हम लोग 12th का फिजिक्स को जस्ट रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ऑप्टोमेट्री ऑप्थेल्मोलॉजी से पहले ये चीज बहुत जरूरी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। व्हेन अ लाइट वेव travels in a transparent material, the speed is decreased by a factor mu, है ना, called the refractive index of the material। मतलब लाइट जब वैक्यूम से या कोई भी मीडियम में जाकर ट्रांसमिट कर रहा है तो फिर क्या हो जा रहा है, लाइट का जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जा रहा है, कम हो जा रहा है उसका स्पीड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, इसको ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ही है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब खाली मीडिया पे लाइट का स्पीड कितना है वो डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल, मतलब कोई भी मीडिया, मान के चलो लाइट रे आ रहा था, ये मान के चलो एयर है, ये मान के चलो वाटर है, ठीक है, लाइट आ रहा था, ठीक है, कहां से कहां आ रहा था, और एयर टू वाटर आ रहा था, ठीक है। तो क्या हो रहा था, एयर में एक लाइट का स्पीड है और लाइट का स्पीड वाटर में एक है, तो वाटर में जब होगा तो क्या हो जाएगा, वो जो दोनों का स्पीड का रेशियो है उसको बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट है क्योंकि ये एक प्रोपोर्शन है तो इसमें कोई इंडेक्स का ये नहीं रहेगा, यूनिट नहीं रहेगा, ठीक है। हम लोग एक नॉर्मल सा चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ऑकुलर स्ट्रक्चर क्या क्या है। विट्रियस का रिफ्रैक्टिव हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.38 और 1.376, ठीक है। एक्वस ह्यूमर का कितना है, ये एक्वस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.336, लेंस का कितना है 1.408 होता है कोड का, और पेरिफेरी का होता है 1.386, ठीक है। विट्रियस का कितना होता है, विट्रियस का एक्वस का सेम होता है 1.4
336। तो हम लोग ऑल द ऑक्यूलर स्ट्रक्चर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन में इसका आता है, बहुत सारे एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है। विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब हमारा आई सारा लाइट रेस को देख नहीं सकता कभी भी, तो कितना वेवलेंथ को हम लोग देख सकते हैं, कितना अमाउंट ऑफ विजिबल प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं, उसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम में द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो होता है, द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना से कितना होता है, 380 नैनोमीटर टू कितना से कितना, 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर होता है, जिसको बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। अगर उससे कम हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट रे हो जाएगा। बिलो 380 क्या बोलते हैं हम लोग उसको, अल्ट्रावायलेट यूवी बोलते हैं। और मोर देन 780 को क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे कि विजिबल स्पेक्ट्रम कितना होता है, कितना 380 टू 780 तक विजिबल स्पेक्ट्रम कंसीडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज में आते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट मतलब अगर लाइट सीधा आ रहा है तो भी हमें दिखेगा, अगर लाइट सीधा नहीं आ रहा है मान के चलो, उसके मिडिल पे कोई रेस्ट्रिक्शन आ गया है, उसको हम लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है, अगर सीधा हम लोग को रास्ते में नहीं दिख रहा हो तब नहीं देख पाएंगे, अगर रास्ते में कोई बेंट है तो हम लोग उसके बाद क्या हम देख नहीं पाएंगे। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लाइट के मिडिल पे अगर कोई बेंड होगा लाइट जा नहीं पाएगा उसके तरफ। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। हम नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हमें सबको पता है, रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, एक है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और एक है स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज मतलब होता है कि कोई अगर सरफेस इरेगुलर है, मान के चलो ये सरफेस क्या है, इरेगुलर है, उस इरेगुलर सरफेस के ऊपर जब रिफ्लेक्शन होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब यहाँ पे जो गिर रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ, ये इंसिडेंट रे है, इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। यहां से जब ऊपर जा रहे इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं उसको, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा इन केस ऑफ स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। बट डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पे क्या होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका एंगल और इसका एंगल तो अलग है ना, जो एंगल फॉर्म हो रहा था दोनों के बीच पे ये अलग हो रहा था। क्यों, क्योंकि उसका जो सरफेस था वो अनइक्वल था बोल के। ठीक है, इसमें हम लोग समझ जाते हैं कि इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो जाके गिर रहा है उसको इंसिडेंट रे बोला जाता है, और यहाँ से जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और इसके मिडिल पे अगर हम एक लाइन खींच देंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंट, और उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे बनाता है एंगल, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमने क्या क्या समझा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझा, एंगल ऑफ इंसिडेंस समझा, नॉर्मल क्या होता है समझा, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है समझ में आया। ठीक है, स्पेकुलर क्या होगा, रेगुलर सरफेस पे होगा, डिफ्यूज क्या होगा, अगर सरफेस अनइवन हो, है ना, इरेगुलर हो, उस केस में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। ठीक है, अभी आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या हो रहा था, एक ही जगह में रुक रहा था, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, दो मीडिया चाहिए अपने को, है ना, दो मीडिया चाहिए, उसकी वजह से उसके बाद ही वो रिफ्रैक्शन हो सकता है। अभी देखो हम लोग सब लोगों ने देखा होगा ग्लास के अंदर में स्ट्रॉ डालने के बाद क्या होता है, ऐसा दिखता है हमें, है ना, क्यों ऐसा दिखता है हमें, ठीक है, क्योंकि देयर इज अ रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि सेम चीज, इंसिडेंट रे आया, गिरा, इसके साथ एक नॉर्मल बना है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे नीचे के अंदर की तरफ गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, रिफ्रैक्टेड हुआ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, इसमें क्या हुआ, एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ इसमें। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, वो है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू वी बाई V1 बाई V2। अच्छा, साइन आई मतलब क्या होता है, साइन आई मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
इंसिडेंस को हम रखेंगे, ठीक है। साइन आर, आर मतलब यहाँ पे आर का वैल्यू क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, उसको हम रखेंगे। और V1 मतलब हमने पहले पढ़ा, V1 मतलब क्या होगा, V1 मतलब स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें, फर्स्ट मीडियम, इन फर्स्ट मीडियम, ठीक है। और V2 क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम होगा, ठीक है, समझ में आया। तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, फॉर्मूला निकल के यही आया कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू V1 बाय V2, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है। डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन इज अ स्लाइड बेंडिंग ऑफ लाइट, ये स्कैटरिंग की तरह ही है, ठीक है। क्या हो रहा है, जब लाइट सोर्स आ रहा था वो धीरे धीरे क्या हो जा रहा था, स्कैटर हो जा रहा था वहां से, ठीक है। स्कैटर होने के बाद क्या होता है, द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है, द अमाउंट ऑफ लाइट बेंडिंग डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अ साइज। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि ज्यादा अगर वेवलेंथ छोटा होगा तो क्या होगा, स्कैटर ज्यादा होगा। डिफ्रैक्शन भी सेम चीज बोल रहा है, ठीक है। अगर लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, डिफ्रैक्शन कम होगा। अगर लाइट का वेवलेंथ कम है तो डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। वही चीज बता रहा है कि एक्स रे डिफ्रैक्शन टू सेपरेट व्हाइट क्लाउड। हम लोग डिफ्रैक्शन का भी डिफरेंट डिफरेंट केस में हम लोग देखेंगे कि ऐसे डिफ्रैक्शन हो रहा है। हम लोग मतलब फॉरेस्ट के अंदर से ऐसा डिफ्रैक्शन होता है। हम लोग टीवी बचपन में देखते थे, जो सिटी का एसिड आता था उसमें इस तरीके का डिफ्रैक्शन, जो लाइट रेज आता था उसको डिफ्रैक्ट हो रहा था, ठीक है। अदर प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करते हैं कि अगर हायर फ्रीक्वेंसी हैव अ शॉर्टर वेवलेंथ। अच्छा, ये तो हमें पता है, जिसका पैर बहुत ज्यादा लंबा होता है, जिसका हाइट बहुत लंबा होता है, वो क्या करता है, बहुत जल्दी जल्दी चल लेता है ना। तो ये वेवलेंथ का ऐसा है, मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका क्या होगा, एक डिस्टेंस है, मान के चलो ए और बी, ठीक है। ए और बी डिस्टेंस ट्रैवल करना है दो इंसान को, ठीक है। जिसका पैर लंबा है वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा, है ना, जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा। और जिसका पैर छोटा है तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे पैर रखेगा, है ना। तो उसमें क्या होता है, इसका ये जो जितना बार पैर रख रहा है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी। तो इसका क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी लेस होगा इसमें, और इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मोर होगा, है ना। ज्यादा बार उसको पैर रखना पड़ेगा ना। जिसका पैर लंबा है उसको क्या होगा, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा एक डिस्टेंस टू अनदर डिस्टेंस। बट ऑपोजिट वे में जिसका पैर छोटा है उसको बहुत बार उसको ज्यादा चलना पड़ेगा, उसको वही सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। वही चीज बोल रहा है, हायर फ्रीक्वेंसी हैव शॉर्टर वेवलेंथ एंड लोअर फ्रीक्वेंसी हैव लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव क्वालिटी ऑफ लेंस फ्रीक्वेंटली अपॉन are used to manipulate light in order to change the apparent size of image। अगर इमेज का साइज चेंज हो रहा है उसके साथ साथ आई को एडजस्ट करना पड़ रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास, स्पेक्टिकल्स, कॉन्टैक्ट लेंस, माइक्रोस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप आर ऑल एग्जांपल ऑफ द मैनिपुलेशन। मतलब हम लोगों ने जो अभी सारा चीज पढ़ा, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सारा चीज क्यों पढ़ा हम लोगों ने, ताकि हम लोग ये लाइट को मैनिपुलेट करके हमारा रेटिना तक सही तरीके से पहुंचा सके, ठीक है। क्योंकि आईज आ रिफ्रैक्टिव मीडिया है ना, आई में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसके थ्रू ही रेटिना पे जाके पहुंच रहा है। सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूस्ड विजिबल रेडिएशन बाय केमोलुमिनेंस के थ्रू विजिबल लाइट पहुंचता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस इज कॉल्ड बायोलुमिनेंस। हम लोगों ने देखा है ना कि जो जोनाकी बोलते हैं बंगाली में, उसमें क्या होता है कि उसके पीछे में लाइट जलता है, उसको क्या बोला जाता है, बायोलुमिनेंस बोला, जुगनू बोला जाता है ना। उसके पीछे में क्या होता है, लाइट जलता है। फायरफ्लाइज में उसमें क्या हो जा रहा है, बायोलुमिनेंस बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो लाइट क्रिएट कर पा रहा है। इस एबिलिटी को क्या बोला जाता है, बायोलुमिनेंस, ठीक है। अभी आते हैं दो मेजर कॉन्सेप्ट पे। दो मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसमें से बहुत टाइम क्वेश्चन पूछता है, सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, भाइवा में क्वेश्चन पूछ सकता है, मल्टीपल जगह में। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता यही है कि कोई ना लाइट
ट्रेवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर टू एन ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। अच्छा, हमें पहले समझना है कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कौन सा है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, एयर और एक है वाटर। जिसका डेंसिटी ज्यादा है उसमें क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली वो हो जाएगा डेंसर मीडियम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हर टाइम में नहीं होता है। ऑप्टिकली रेयर क्या होगा, जिसका डेंसिटी कम है। ठीक है, जब लाइट क्या करेगा, ये क्या बोल रहा है कि when a ray of light traveling from an optically denser, ऑप्टिकली डेंसर कौन सा मीडियम है, वाटर। वाटर से जब लाइट जाएगा, है ना, कहां पे जाएगा, रेयरर मीडियम। ये है रेयरर मीडियम, ये है रेयरर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। जब लाइट जाएगा ऑप्टिकली डेंसर टू द रेयरर मीडियम, तब क्या होगा, एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट व्हेन द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द डेंसर मीडियम। मतलब इससे पहले हमें समझना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल होता है कि जब लाइट रे जब लाइट रे क्या हो रहा है, रेयरर मीडियम पे जा रहा है, रेयरर मीडियम पे जा रहा है, ये क्या है, डेंसर मीडियम पे जा रहा है। देखो अच्छे से देखेंगे हम लोग कि अगर ये मान के चलो एयर है और ये है वाटर, ठीक है, तो लाइट अगर एयर से वाटर की तरफ आएगा तो फिर क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल खींचे हुए आ जाएगा। क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल खींचे हुए आ जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, इसको हम लोगों ने एयर बना दिया और इसको हम लोगों ने वाटर बना दिया। ठीक है, यहां से यहां आ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, मतलब इसके थ्रू बाहर की तरफ चला जाएगा। मतलब जो मीडियम जितना डेंस है वो लाइट को कितना क्या करेगा, अपने तरफ ज्यादा खींचेगा। ठीक है, तो अगर लाइट रे रेयरर टू डेंसर जा रहा है, रेयरर टू डेंसर जा रहा है, तो फिर क्या होगा, डेंसर मीडियम क्या करेगा, उसको खींच लेगा अपनी तरफ। देखो यहाँ पे एयर और वाटर कौन सा डेंसर है, वाटर डेंसर है। जब लाइट रे एयर से वाटर की तरफ आ रहा था तो क्या हो रहा था, लाइट रे अपना जो नॉर्मल था उसके तरफ खींच ले रहा था। ठीक है, बट ऑपोजिट वे में सोचो, ऑपोजिट वे में सोच के देखो, जब वाटर से एयर की तरफ आ रहा था तो क्या हो रहा था, लाइट रे ज्यादा बाहर की तरफ चला जा रहा था। इसको, ये चीज को हमें याद रखना है, तभी हम समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल में क्या हो रहा था, देखो इसमें हमने बताया कि जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रहा था, क्या हो जा रहा था, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा था, बाहर की तरफ धीरे धीरे जा रहा था। ऐसे करके एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा बना कि वो 90 डिग्री फॉर्म कर दिया, किसके साथ, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री फॉर्म कर दिया। उसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल, है ना। जब लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया ताकि नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना दिया उसने, 90 डिग्री एंगल बना दिया, उस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल, है ना। अभी क्रिटिकल एंगल जब उसको भी ज्यादा, मतलब मैं मूव कर दूंगा और ज्यादा मूव कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो लाइट रे धीरे धीरे अपना मीडियम पे फिर से वापस आना स्टार्ट होगा, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और एक बार समझाता हूं ये चीज, ठीक है। जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो क्या हो रहा है, नॉर्मल है, नॉर्मल से धीरे धीरे नॉर्मल से दूर जाएगा धीरे धीरे। तो अब इंसिडेंट रे हम लोग चेंज कर रहे हैं, इंसिडेंट का एंगल अल्फा, ये θ1 है, θ2, θ3 करके चेंज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये रिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं। पहले हुआ, फिर थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज किया, थोड़ा और रिफ्लेक्ट हुआ, फिर थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज किया, फिर और थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हुआ, फिर थोड़ा सा चेंज किया, तो क्या हो जा रहा है, वो 90 डिग्री हो गया। अगर उससे भी ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा दिया तो क्या होगा, उसके अंदर ही आ गया, उसको बोलते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, हम क्लीन पिक्चर में एक समझते हैं तो हमें समझ में आएगा उस चीज को। और एक बार देखो, ठीक है, ये था एयर, ये था वाटर। ठीक है, पहले ऐसे इंसिडेंट किया, मान के चलो ऐसे इंसिडेंट किया, है ना, ऐसे बाहर की तरफ चला गया, ऐसे इंसिडेंट किया और बाहर की तरफ चला गया, ऐसे इंसिडेंट किया बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे इंसिडेंट किया तो फिर क्या हो गया, इसके तरफ आ गया। इस एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल
एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। अगर क्रिटिकल एंगल से भी हमने एंगल को ज्यादा बढ़ा दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा, है ना। धीरे धीरे बेंड हो रहा था ना, बेंड होके फिर से उसके अंदर ही आ जाएगा, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन क्या क्या था, एप्लानेशन टोनोमीटर में हम लोग यूज करते हैं आईओपी मेजरमेंट करने के लिए, गोनियोस्कोप में एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर जो होता है उसको देखने के लिए, स्क्लेरोटिक स्कैटर जो होता है मतलब जो स्लिट लैंप पे जो यूज होता है जो टेक्निक, उसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कॉर्नियल ओपेसिटी को। ठीक है, तो अभी प्रिज्म, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म इज अ रिफ्रैक्टिंग मीडिया हैविंग टू प्लेन सरफेस, मतलब इसका दो प्लेन सरफेस होता है, ये इधर एक होता है प्लेन सरफेस और इधर एक होता है, इसको बोलते हैं प्रिज्म। ठीक है, ये दोनों में क्या हो रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है जिसको क्या बोलते हैं, एपिकल एंगल बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, एपिकल एंगल। ठीक है, अभी प्रिज्म का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, एपेक्स ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। ऊपर वाला हिस्से को क्या बोलते हैं, एपेक्स ऑफ प्रिज्म, और नीचे वाला हिस्से को क्या बोलते हैं, बेस ऑफ प्रिज्म बोला जाता है। ठीक है, अभी लाइट रे कभी भी प्रिज्म के थ्रू पास करेगा, कभी भी प्रिज्म के थ्रू पास करेगा तो क्या होगा, इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। क्वेश्चन एग्जाम में आता है ऐसे कि व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस ऑफ अ प्रिज्म, वेयर द लाइट रे विल बी डेविएटेड टुवर्ड्स द एपेक्स, टुवर्ड्स द बेस, नन ऑफ द अबव, और देख सकते हैं एपेक्स और बेस बोथ, है ना। तो हम लोग आंसर क्या देंगे, टुवर्ड्स द बेस। अच्छा, तो फिर ऑब्जेक्ट कहां पे फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म टुवर्ड्स द एपेक्स। याद रहा हमने को कि जब हम लोग लाइट रे ट्रैवल हो रहा है प्रिज्म के थ्रू, ऑब्जेक्ट कहां पे फॉर्म होगा, टुवर्ड्स द एपेक्स, बट लाइट रे बेंड कहां पे होगा, टुवर्ड्स द बेस के तरफ। ठीक है, यहां पे देखो। अच्छा, वन प्रिज्म डायोप्टर क्या होता है, वन प्रिज्म डायोप्टर होता है कि प्रोड्यूस अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय 1 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करेंगे अब उसको डेफिनेटली ऑब्जेक्ट कहां पे डिस्प्लेस होगा, टुवर्ड्स द एपेक्स डिस्प्लेस होगा। कितना डिस्प्लेस होगा वो, 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होगा, 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होगा एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है प्रेजेंट, अगर वो 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो रहा है, उसको बोलते हैं वन प्रिज्म डायोप्टर। अच्छा, वन प्रिज्म डायोप्टर का डिग्री में कितना होता है, हाफ डिग्री होता है। डिग्री में कितना होता है, वन प्रिज्म डायोप्टर इज इक्वल टू हाफ डिग्री। ठीक है, हम लोग प्रिज्म का एक ब्रीफ यूज देख लेते हैं, डिस्कस बाद में करेंगे हम लोग इसको, मतलब पूरा इन डिटेल्स में। प्रिज्म कवर टेस्ट एंड क्रीम्स की टेस्ट में हम लोग प्रिज्म को यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ स्क्वींट है उसको मेजर कर सकते हैं, है ना, उसको बोलते हैं प्रिज्म कवर टेस्ट, क्रीम्स की टेस्ट। मेडॉक्स रॉड पे हम लोग स्क्वींट को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ फ्यूजनल वर्जेंस, मतलब कितना कन्वर्ट कर सकता है, कितना डाइवर्ट कर सकता है, उसको हम प्रिज्म के थ्रू मेजर कर सकते हैं। माइक्रोट्रोपिया मतलब लेस देन 10 डायोप्टर अगर किसी का स्क्वींट है उसको बेसिकली माइक्रोट्रोपिया बोलते हैं। वो है कि नहीं उसको हम लोग फोर्ड प्रिज्म बेस आउट से हम लोग मेजर कर सकते हैं। कोई पेशेंट में डायग्नोसिस करने के लिए, डिप्लोपिया डायग्नोसिस करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। कैलकुलेट प्रेंटिस रूल क्या बोलते हैं, प्रेंटिस रूल बोलते हैं P इज इक्वल टू C इंटू डी। C मतलब क्या होता है, C मतलब होता है कि सेंट्रेशन डिसेंटेड कितना हुआ, एंड D मतलब होता है कितना डेप्थ प्रेजेंट है ना। D मतलब होता है इसमें कितना डायप्टिक वैल्यू है। P इज इक्वल टू C इंटू डी। P मतलब प्रिज्मेटिक अमाउंट होता है, प्रिज्मेटिक अमाउंट होता है। C मतलब डिसेंट्रेशन इन सेंटीमीटर, ठीक है, एंड D मतलब क्या होता है, डायोप्टर वैल्यू, डायोप्टर वैल्यू होता है। ठीक है, बेस आउट फॉर द ईसो डेविएशन के लिए हम लोग बेस आउट से हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, एक्सो डेविएशन के लिए बेस इन से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यूज्ड इन डिफरेंट ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट जब होता है, डिफरेंट ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए हम लोग प्रिज्म यूज कर सकते हैं, जैसे कि एप्लानेशन टोनोमीटर भी यूज करते हैं, इंडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए यहां तक ही, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।